हाय, गुड आफ्टरनून। अभी तक हमने बात की डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है, डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायबिटीज़ को डायग्नोस कैसे करते हैं। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में स्पेशल काइंड ऑफ डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ लेडीज़ को डायबिटिक हो जाती हैं या उनके ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहने लगते हैं, तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ऑलमोस्ट 10% फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस करती है और धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, ये प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो मेन कारण है उसमें है डायब इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। पहले ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, उसे कंपनसेट करने के लिए बॉडी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करती है, और जब हमारा लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं होते उसे ठीक करने के लिए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड शुगर लेवल्स परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहने लगते हैं। तो डायबिटीज़ में इसका कारण ये होता है कि डायबिटीज़ में सिक्रीट होने वाले कुछ हार्मोन्स हैं। प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। उसके साथ में कॉर्टिसोल हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ हम कब किस पेशेंट को हम स्क्रीन करेंगे डायबिटीज़ के लिए, और एक एवरेज एज किस कौन से वीक्स में या कौन से ट्राइमेस्टर में पेशेंट को स्क्रीन करना चाहिए, और क्या हमारे स्टैंडर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस करने का, इसके बारे में हम बात करते हैं, और फिर कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है हम सस्पेक्ट करेंगे पेशेंट्स में जो कि जिनकी एज ज़्यादा है, 30+ हैं पेशेंट्स, या क्या बोलते हैं पेशेंट की बीएमआई ज़्यादा है। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। तो जैसे कि अगर किसी का वेट 70 केजी है और हाइट 1.6 मीटर है, तो 70 बाय 1.6 का स्क्वायर करके उसका बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो अगर यूजुअली जो बीएमआई का नॉर्मल रेंज है वो 18 to 25 होता है। 25 से ऊपर ओवरवेट है, 30 के ऊपर ओबीस में गिनते हैं। तो जिनका बीएमआई 30 से ज़्यादा है उसमें डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था कि कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा एड्रिनल ग्लैंड बनाता है, और कॉर्टिसोल सिक्रीशन के दो मेन कारण होते हैं। एक तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में कॉर्टिसोल सिक्रीशन एक्स्ट्रा होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर कुछ फूड्स होते हैं इंक्लूडिंग अल्कोहल, जो कि क्या बोलते हैं इसका सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, तो अगर इनका एक्सेस कंजम्पशन होगा तो भी कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहेंगे। और कॉर्टिसोल का काम होता है कि ब्लड शुगर लेवल को फॉल ना होने दे। जब ये परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहेगा तो उसे कंपनसेट करने के लिए इंसुलिन लेवल्स पहले तो बढ़ेंगे, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो कब हम डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन करते हैं पेशेंट को, जो प्रेग्नेंट पेशेंट है, तो अगर पेशेंट में पहले से ही रिस्क फैक्टर्स जैसे कि जिसका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, या जिसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या जो पहले से प्री डायबिटिक रेंज में रहा है, तो उसको हम फर्स्ट विज़िट पे ही स्क्रीन करते हैं। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं पेशेंट में, तो हम पेशेंट को 24 to 28 वीक्स के पे स्क्रीन करते हैं फॉर डायबिटीज़। ठीक है। तो एक बार पेशेंट को हमने स्क्रीन करने के लिए बुला दिया, तो हमारा पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो है कि एक 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, जो पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है। उसके बाद में पेशेंट को 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद में उसका ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। उसके हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल, शुगर इसमें
जो थ्रेशोल्ड है उससे कितना अधिक है। तो यूजुअली इसमें अगर फास्टिंग शुगर 92 से ऊपर है तो हम लोग पेशेंट को डायबिटिक रेंज में कंसिडर कर सकते हैं। अगर 2 घंटे के बाद पेशेंट का 1 घंटे के बाद पेशेंट का शुगर लेवल 180 के ऊपर है तो हम पेशेंट को डायबिटिक कंसिडर कर सकते हैं। अगर 2 घंटे के बाद 160 से ऊपर है तो पेशेंट को डायबिटिक कंसिडर किया जा सकता है। तो ये तो पेशेंट की स्क्रीनिंग की बात हो गई। अब पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो पेशेंट का जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको आपने जब एक बार डायग्नोज कर लिया तो उसके बाद आप उसके ट्रियाज करेंगे। ट्रियाज का मतलब होता है कि पेशेंट को क्लासिफाई करेंगे कि ये अर्ली डायबिटीज़ है या क्या बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड डायबिटीज़ है या एकदम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। उसमें आप करेंगे। अगर कोई इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट आता है जिसका बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर लेवल्स हैं, पेशेंट के बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपना डाइट और एक्सरसाइज। डाइट में पेशेंट को बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें और कम से कम हाफ एन आवर की मॉडरेट एक्सरसाइज डेली करें। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट को पेशेंट डायबिटिक ही है और ये लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद भी उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या दवाइयाँ दी जा सकती है। अब इसमें 2 मेन दवाइयाँ हैं। एक तो टैबलेट है, एक मेटफॉर्मिन टैबलेट आती है जिसे मेटफॉर्मिन बेसिकली एक्ट करती है कॉर्टिसोल हार्मोन पे और इस तरीके से ये कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसलिए इसका एडवांटेज यही है कि आप कॉर्टिसोल के जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कॉर्टिसोल के साइड इफ़ेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम रेजिंग ब्लड शुगर, ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करता है और कई सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्री एक्लेम्सिया कंडीशन होती है जब प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उसके बॉडी में सूजन आने लगती है, उसके यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, तो उस कंडीशन को प्री एक्लेम्सिया कहते हैं एंड इट इज़ एन इमरजेंसी। तो उसमें भी मेटफॉर्मिन जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट में मेटफॉर्मिन का ही रोल है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर पेशेंट को अर्जेंटली डिलीवर करने के लिए बच्चा डिलीवर करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो एक तो ट्रीटमेंट मेटफॉर्मिन हो गया, दूसरा है इंसुलिन। तो बाकी दवाइयाँ इसमें इतनी सेफ़ नहीं कंसिडर की जाती हैं, तो जिस पेशेंट का मेटफॉर्मिन से कंट्रोल नहीं आएगा उसे इंसुलिन के लिए सजेस्ट किया जाता है। एंड वी विल डिस्कस ये इंसुलिन एंड मेटफॉर्मिन इन डिटेल जब हम उन टॉपिक्स पे आगे आएंगे। ठीक है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है, जो डायबिटिक अगर फीमेल है प्रेगनेंसी के टाइम, तो उसमें बच्चे को भी कई कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है। बच्चे का साइज़ बड़ा होता है क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो बच्चे की बॉडी भी एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है एंड वो एक्स्ट्रा शुगर को अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से बच्चे का साइज़ बड़ा साइज़ का बच्चा होता है एंड दैट वो डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा है तो बच्चे को इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करते हैं। दूसरा है कि पॉलीहाइड्रेमनियोस कहते हैं कि जब पेट में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो बच्चे का साइज़ भले ही नॉर्मल हो या नॉर्मल से छोटा हो, लेकिन पेट बहुत ज़्यादा फूला रहता है जिसकी वजह से मदर को डिस्कम्फर्ट होता है। फिर अगर मदर को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से ही डायबिटीज़ है तो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स के भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने के साथ साथ इसमें फीटल डिफेक्ट्स के भी रिस्क बढ़ जाता है। और प्री एक्लेम्सिया हमने डिस्कस किया ही है कि प्री एक्लेम्सिया जो कि एक इमरजेंसी है, मैटरनल इमरजेंसी है, ये कंडीशन भी अराइज कर सकती है। इसके साथ में मदर जब बच्चे को डिलीवर कर भी दे उसके बाद भी पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में मदर को डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ता है। इसलिए डिलीवरी के 3 महीने बाद मदर को दोबारा बुलाया जाता है ये चेक करने के लिए कि ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल पे आ गए हैं या ब्लड शुगर लेवल्स परसिस्टेंटली बढ़े हुए हैं।
यूजुअली डिलीवरी के बाद ब्लड शुगर लेवल्स कम होने लगते हैं, पर कुछ लोगों में जिनमें एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री या ज़्यादा बॉडी वेट या लैक ऑफ एक्सरसाइज, उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर है। अब मैं आपके साथ में कुछ थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिए। थैंक यू।